Welcome to my channel and Rajay The Point. वेलकम फ्रेंड्स, अनंतराज एडू पॉइंट में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। यह हमारा जनरल साइंस का 5वां पार्ट होगा। ठीक है, इसमें हम लोग गति को पढ़ेंगे। ठीक है, विराम तथा गति के अवस्था को देखेंगे। ठीक है, कि कोई वस्तु जो है विराम में कब होती है, गति में कैसे रहती है, उसके बारे में जानेंगे तथा उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए पहले जानते हैं विराम की अवस्था क्या आती है। तो विराम जो है ये गति की वो अवस्था होती है जिसमें क्या होता है कि कोई अगर वस्तु है, वो उसका जो स्थान, इसका जो स्थान होगा यानी स्थिति होगी, वो किसी दूसरे स्थान के सापेक्ष में समय के साथ नहीं परिवर्तित होगा। ठीक ना, यानी कि इसमें आपका किसी वस्तु की स्थिति जो है किसी स्थान के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम ये कहें कि इसे एक हमारा जो ऐसे सिस्टम है जो चल रहा हो, ठीक है, और इसमें जो ऐसे कुछ लोग इसमें है बैठे हुए। ठीक है, तो होता यह है कि से अगर ये v स्पीड से इधर चल रहा है तो इसमें के जो लोग बैठे होंगे ना, जो इस गाड़ी में, वो इस गाड़ी के साथ अगर चल रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये जो आदमी है गाड़ी के सापेक्ष जो है ना, उसकी स्थिति नहीं बदल रही है, वो जैसे है वैसे बैठा हुआ है। तो वो जो है से गाड़ी के सापेक्ष जो है से वो विराम की स्थिति में है। लेकिन ये गाड़ी के बाहर कोई भी इसका अलग स्थान अगर ले लेते हैं तो उसके सापेक्ष जो है ये गति में है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसी प्रकार अगर मान लेते हैं कि ये वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है और ये आपका जो सतह है, सतह के सापेक्ष जो है ना, समय के साथ इसका स्थिति परिवर्तित नहीं होता है, ये जहाँ पे है वहीं पे है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये विराम की अवस्था में। ठीक है, तो इसमें जब ऐसा होगा तो इस स्थिति में जो है इसमें कोई खास फर्क नहीं आएगा इसके साथ। ठीक ना, उस स्थान के साथ। जैसे इसमें हमने देखा क्या कि इसमें गाड़ी में जब बैठे हुए थे लोग, तो वो गाड़ी के सापेक्ष यानी गाड़ी में जहाँ पे बैठे हुए थे वहीं पे बैठे हुए हैं, तो वो गाड़ी के सापेक्ष परिवर्तित नहीं हो रहा है समय के साथ। लेकिन अगर हम कहें कि ये जो गाड़ी है वो नीचे वाला जो सतह है उसके सापेक्ष इसकी क्या ये विराम की अवस्था में तो नहीं। ठीक ना, क्यों? क्योंकि ये जो ऐसे चल रहा है उसका स्थिति परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो ये आदमी जो इसमें बैठा हुआ है वो भी जो है सतह के सापेक्ष चल रहा है। ठीक ना, यानी गति में है। ठीक ना, तो अगर विराम की अवस्था में होगा तो इसको जो है, इसका जो स्थान है वो परिवर्तित नहीं होगा इस स्थान के सापेक्ष। ठीक ना, समय के साथ। ठीक है, अगर इसकी स्थिति परिवर्तित होती है, ये यहाँ से आगे बढ़ता है, तो हम कहेंगे कि वो गति में है। ठीक है, और अगर नहीं बढ़ता है तो कहेंगे कि वो गति में नहीं है। तो ये चीजें आपको समझना है। ठीक है, अब उदाहरण अगर आपको देगा, अगर क्वेश्चन इससे बनेगा तो कहा जाएगा कि से कोई एरोप्लेन में बैठा हुआ आदमी है, तो एरोप्लेन में बैठा हुआ आदमी है, वो एरोप्लेन के साथ उसकी गति कैसी है, या गति में है या विराम की अवस्था में। तो एरोप्लेन के साथ जो है ना वो विराम की अवस्था में। ठीक ना, एरोप्लेन के सापेक्ष जो है ना वो विराम की अवस्था में। लेकिन अगर कहा जाए कि एरोप्लेन में बैठा हुआ आदमी जो कोई सतह पर जमीन पर खड़ा आदमी है उसके सापेक्ष क्या वो विराम की स्थिति में, तो बिल्कुल नहीं। वो नीचे जो बाहर में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ रहा है उसके कारण से तो वो चल ही रहा है, उसके साथ तो उसका
स्थिति बदल ही रही है, तो वो जो है बाहर के आदमियों के सापेक्ष वो गति में है, ठीक ना। लेकिन एरोप्लेन के सापेक्ष जो है वो गति में नहीं होता है, जबकि वो चल रहा होता है, ठीक ना। तो विराम की अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें किसी वस्तु की स्थिति ना दूसरे किसी स्थान के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलता है, ठीक ना। तो उसको हम लोग कहते हैं विराम की अवस्था, ठीक है। तो ये हमारा विराम हो गया। अब अगर गति की अवस्था की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा कि गति में जैसे आपका किसी वस्तु की स्थिति जो होगा वो किसी स्थान के सापेक्ष समय के साथ बदलेगा, ठीक है। तब जो है आपका हम गति का परिभाषा मिल जाएगा। तो यहाँ हम चेंज करते हैं गति, तो थोड़ा सा खाली चेंज कर देंगे, समय के साथ बदलेगा, ठीक ना। किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थान के सापेक्ष समय के साथ बदलेगा, ठीक है। यानी कि ये अगर यहाँ पे है तो कुछ समय बाद मान लेते हैं ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ था इस जमीन पे, तो इसके सापेक्ष पहले यहाँ पे था, अब जो है ये यहाँ है, तो इसका जो दूरी है वो बढ़ गया, ठीक ना। ये मान लेते हैं t बराबर 1 सेकेंड पे था और यहाँ t बराबर 4 सेकेंड पे है, तो 4 सेकेंड में वस्तु जो है यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये जो हम कहेंगे कि इसका जो ये जो वस्तु है वो ये आदमी के सापेक्ष जो गति कर रहा है, ठीक ना, कुछ स्पीड से, ठीक है। अब आगे चल करके हम लोग देखेंगे क्या स्पीड क्या होता है, चाल क्या होता है, उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम लोग को विराम की अवस्था समझ में आ गया, गति की अवस्था समझ में आ गया कि जब गति होगा तो उस स्थिति में हमारा क्या होगा कि स्थान के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति बदलती है, ठीक है। और विराम की अवस्था में क्या होगा कि किसी वस्तु की स्थिति स्थान के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलती है, ठीक है। ये हुआ। अच्छा, अब आते हैं इसके कई तरह के अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। तो पहला हम लेकर के चलते हैं सरल रेखीय गति, यानी कि सरल रेखीय गति में क्या होता है कि वस्तु जो है ना, सरल रेखीय गति में वस्तु एक सरल रेखीय पाथ पे चलता है, ठीक है, सरल रेखीय रास्ते पे चलता है, ठीक है, रास्ते पर चलता है, ठीक ना, एक फिक्स, ठीक ना, पाथ पे चलेगा, यानी कि रास्ता पे चलेगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल अगर दें तो हमारा हो गया मोटरसाइकिल की गति, जैसे एक रास्ते पे चलेगा मोटरसाइकिल। फिर अगर हम बात करें कि अगर कार की गति है कोई, तो कार की गति जो है वो सरल रेखीय गति में आएगा हमारा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मोटरसाइकिल की गति हो गया, कार की गति हो गया, ये जो है सरल रेखीय गति का उदाहरण है, ठीक है। उसी तरीके से अगर ट्रेन की गति को भी अगर हम माने तो वो भी हमारा सरल रेखीय गति का उदाहरण होता है, ठीक है। अब आते हैं वृत्तीय गति। इसमें क्या होता है कि वस्तु जो है वृत्त में चलता है, वस्तु या कण वृत्तीय रास्ते पे, वृत्तीय ऐसे लिखा है, रास्ते पे चलेगा। एग्जाम्पल अगर जैसे में दे तो हमारा हो जाएगा क्या, पंखे के विंग्स की गति, जो उसका डायना होता है उसकी गति, पंखे के डायने की गति, ठीक है। और घड़ी के सुई की गति, घड़ी के सुई की गति, ये सब जो है आपका वृत्तीय गति का उदाहरण होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें दोलनी गति की, दोलनी गति क्या होता है, तो दोलनी गति में क्या होता है, किसी वस्तु जो है किसी खास बिंदु के आगे पीछे जो है वो गति करता है, ठीक ना। इसमें कोई वस्तु
किसी खास बिंदु के सापेक्ष आगे पीछे गति करता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें तो हमारा जो है झूले की गति जो होती है वो, ठीक है, यानी कि ये फिक्स हिंज है, ठीक है, जहां से डोरी को हमने बांध दिया, यहाँ पे हमने जो है एक द्रव्यमान को लटका दिया, मान लेते ढेला बांध दिया, तो ये क्या होगा, इस तरह से इस पॉइंट के, ये बिंदु के आगे पीछे जो है ये गति करते रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं दोलनी गति, दोलन करना, ठीक है। अब दीवार घड़ी में जो आपका पेंडुलम होता है उसकी गति भी जो है दोलनी गति का उदाहरण होता है, ठीक है। फिर अगर हम आवर्ती गति की अगर बात करें तो आवर्ती गति में क्या होता है कि इसमें जो कण होता है, जो कोई वस्तु या कण होता है, वो एक निश्चित समय अंतराल पे वो अपने गति को दोहराता है, ठीक ना। इसमें कोई कण एक निश्चित अंतराल पे, निश्चित समय अंतराल पे पर अपनी गति को दोहराता है, गति को दोहराता है। गति को दोहराता है, ठीक है। जैसे ये झूले की गति भी हो गया, इसमें ये झूले की गति जो है आपका दोलनी गति में भी आता है, आवर्ती गति में भी आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक निश्चित समय अंतराल पे क्या होगा कि उसी गति को वो रिपीट करेगा, ठीक ना, पुनरावृत्ति करेगा। घड़ी के सुइयों की गति हो गया, वो भी आपका एग्जाम्पल में आता है। तो ये चीजें हैं। सितार की डोरी की गति हो गया, वो भी आपका आवर्ती गति में आता है। तो ये सब चीजें जो है आपका अलग अलग गति का प्रकार था, और उसकी कुछ कुछ एग्जाम्पल जो हमने बताए, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि से पंखे की गति कैसा गति का उदाहरण है, तो पंखे की गति जो है आपका वृत्तीय गति का उदाहरण होता है, ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक ना। आज इसमें कंट्राडिक्शन रहेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा ना। जैसे आपको झूले की गति वो दोलनी गति में भी आता है, आवर्ती गति में भी आता है, ठीक है। तो कोई एक ये को देगा ऑप्शन में, अगर देगा तो कोई ये को देगा, ठीक है ना, तो दोनों देगा तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये हमारा था गति के प्रकार, ठीक है। अब जो है आपको इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा दूरी, विस्थापन, चाल, त्वरण, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो जिसके सहारे जो है हम लोग गति का और विशेष अध्ययन करते हैं, जिसमें कुछ फॉर्मूले इसमें जानेंगे और उसके बाद इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है स्पीड के हिसाब से भी गति को अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे, एक समान गति, असमान गति, ठीक है, इस तरह से। तो ये चीजें हुई। अब आते हैं दूरी एवं विस्थापन, ये क्या होता है। तो दूरी, सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसी बिंदु ए से बी तक एक्चुअल रास्ता, वास्तविक रास्ते की जो लंबाई होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं दूरी। जैसे ये रास्ते से हमने गया, ठीक है, तो हमको इधर से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 3 किलोमीटर हुआ, तो हमारा जो दूरी हुआ वो कितना हुआ, 3 किलोमीटर हुआ, ठीक है। तय की गई दूरी जो है वो 3 किलोमीटर हुआ। अगर मान लेते हैं फिर हम घूम करके यहाँ आए इस रास्ते से, और ये 4 किलोमीटर ऊपर में आया, तो उस स्थिति में हमारा जो दूरी हो गया
इस यहाँ से ऐसे जाते हुए इधर से आते हुए, तो टोटल जो दूरी हो गया, कुल दूरी बराबर 3 + 4 यानी कि 7 किलोमीटर। ठीक है। और विस्थापन जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक के सबसे न्यूनतम दूरी जो होगा, मान लेते हैं कि ये 2 किलोमीटर है, तो विस्थापन जो है, अगर वस्तु A से B तक गया, अगर वस्तु A से B तक गया तो विस्थापन जो होगा, विस्थापन बराबर 2 किलोमीटर। ठीक है। किधर की ओर? तो A से B की ओर, A से B की ओर। ठीक है। A से B जाने पे, जाने पर, ठीक है, विस्थापन क्या होगा? 2 किलोमीटर A से B की ओर। ठीक है। अगर मान लेते हैं A से B की ओर जा करके फिर A पे आने पे, A से B की ओर जाकर वापस आने पर विस्थापन जो होगा आपका वो हो जाएगा 0 किलोमीटर। ठीक ना? क्यों? क्योंकि यहाँ से गया फिर वापिस आ गया, तो जितना वो आगे गया था उतना ही वापिस आ गया, तो 0 विस्थापन हुआ। यानी कि अपनी पोजीशन से वो कितना दूर अभी है तो 0 हो गया, क्योंकि जहाँ पे था वहीं पे आ गया। ठीक है। तो विस्थापन जो होता है शुरू और अंतिम के बीच का सबसे छोटी दूरी होती है। विस्थापन जो होगा, अगर हम लिखें ये चीज को हटा करके, दूरी और विस्थापन, दूरी को हम लिख सकते हैं क्या? ये तय किए गए रास्ते की वास्तविक लंबाई है, लंबाई होती है। ठीक है। अगर आपको जिस रास्ते से जाते हैं तो 10 किलोमीटर अगर उस रास्ते से पड़ा तो 10 किलोमीटर दूरी आपने तय किया। ठीक है। ये चीज है। जबकि विस्थापन जो होता है वो क्या होता है? यह शुरुआत एवं अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी है, सबसे छोटी दूरी होती है। ठीक है। ये जैसे शुरुआत और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। ठीक है। अब इसके कारण से जो है ये आपको एक खास बात होती है, इसे ये जो है आपका सदिश राशि है और ये जो है अदिश राशि है। ठीक है। यह अदिश राशि होती है। ठीक है। और इसका SI मात्रक मीटर होता है, मीटर होता है। ठीक है। यह जो है सदिश राशि है, सदिश राशि है, परंतु SI मात्रक इसका भी मीटर होता है। SI मात्रक
इसका भी मीटर होता है। ठीक है, अब देखिए एक और खासियत ये है कि इसे जो दूरी है कभी ऋणात्मक नहीं होता है, यह शून्य अथवा धनात्मक हो सकता है। लेकिन ऋणात्मक कभी नहीं, ऋणात्मक कभी नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो है आपका जीरो भी होगा, धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी हो सकता है। यह शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू जो है दूरी का वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक ना, इसका वैल्यू जीरो हो सकता है, लेकिन इससे एक कदम भी आगे बढ़े तो हम लोग धनात्मक में जाएंगे, ऋणात्मक में नहीं होता है। यानी कि दूरी जो है ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक ना, लंबाई जो है ऋणात्मक वैल्यू नहीं शो करता है, ऋणात्मक लंबाई का कोई संज्ञान ही नहीं होता है। ठीक ना, इनसिग्निफिकेंट बात हो जाएगी वो फिर। ठीक है, तो ये चीजें जैसे हम लोग को याद रखना है। अब देखिए एक चीज है कि से अगर गति किसी सीधी रेखा में होती है तो उस स्थिति में विस्थापन और दूरी जो है वो बराबर होता है। ठीक ना, ये याद रखना है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। अगर गति सीधी रेखा में होती है, सीधी रेखा में होती है तो दूरी एवं विस्थापन परिमाण में बराबर होते हैं। बराबर होता है। ठीक है, ये अगर सीधी रेखा में गति है, इस तरह से अगर गति कर रहा है ए से बी तक, अगर इस तरह से गया है 2 किलोमीटर है, तो इस स्थिति में विस्थापन भी हमारा 2 किलोमीटर और दूरी भी हमारा 2 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो ये हमारा जैसे दूरी और विस्थापन के बीच का कुछ कंफ्यूजन जो कि खत्म हो गया। अब जो है हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे चाल और वेग के बारे में। तो आज इतना ही रखते हैं, अगले